गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो मेजर टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स ऑफ द यूनिट हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ा हुआ था। फिर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है और कैसे हम इम्प्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज़। रिड्यूसिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज़, एक्चुअली में ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्यों है? अगेन सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, मतलब सॉफ्टवेयर के फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम पढ़ते हैं, राइट। अब अगर हम सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो हम रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, राइट। अब 4 मेथड्स जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? अगर आप अपने प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, एक कंपोनेंट स्कीम लेके चलते हैं। अगर आप कलेक्टिवली पूरे प्रोजेक्ट को टारगेट ना करते हुए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली आपके जितने भी स्मॉल पार्ट्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लेसर होती है एज़ कम्पेयर टू दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी होल प्रोजेक्ट। तो आपका जो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है वो बेटर रिजल्ट्स शो करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करें, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो आता है रीयूज़ का। आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि रीयूजेबिलिटी का जो फिनोमिनन है जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, कि जो क्लासेस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं, रीयूजेबल क्लासेस होते हैं जिन्हें आप बार बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपकी कोडिंग लेंथ को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली प्रोडक्ट के साइज़ को, आपकी लाइन ऑफ कोड्स को हैम्पर करता है। आपको मालूम है कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो लेंदी लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें ज़्यादा कोडिंग हो लगती है किसी भी एक फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो शॉर्ट लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं, जहाँ पे आप कम लाइंस ऑफ कोड का यूज़ करके अपना टारगेट जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। लाइक अगर आप जावा की बात करें तो C++ के कंपैरिजन में जावा में कम लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, उससे ज़्यादा कम होते हैं डॉटनेट में। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे पाइथन से तो उसमें और ज़्यादा कम लाइंस ऑफ कोड में आपका जो फंक्शन है, आपका जो टारगेट है वो आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। लास्ट है कमर्शियल कंपोनेंट्स, यूज़ ऑफ कमर्शियल कंपोनेंट्स। अगर आप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल कंपोनेंट्स हैं, डायग्राम्स के लिए हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स बहुत सारी आईडीज़ आ गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारी आईडीज़ आ गई हैं जिन्हें आप डायरेक्टली यूज़ करके बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन चारों मेथड्स का यूज़ करके हम प्रोडक्ट के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, जो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर करता है हमारे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, राइट। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग टीम इफ़ेक्टिवनेस। इम्प्रूविंग टीम इफ़ेक्टिवनेस ये क्या है? आपको मालूम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टीम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके की टीम आप यूज़ कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स आपने उसमें लिए हुए हैं, क्या उनकी स्किल्स हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली हैम्पर करेंगी आपके प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को। अब क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टीम को फाइनलाइज करते टाइम? यूज़ बेटर एंड फ्यूअर पीपल। अपनी टीम को अगर आपको लेसर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाना है तो आपको एक सिंपल टीम फॉर्म करनी होती है जिसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स का आपको यूज़ करना है और नंबर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फिट द टास्क टू दी स्किल्स, मतलब हर टीम मेंबर को आप उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करेंगे, राइट। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ करियर प्रोग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ करियर प्रोग्रेशन, अगर एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को मालूम है कि अगर वो एक प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है, अगर वो अपने टारगेट टाइम पर अकम्प्लिश कर लेता है तो वो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसे और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इस तरीके का अगर आप उसे एल्योर्स देते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा बेटर। नेक्स्ट आता है टीम बैलेंस,
कि टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कितना अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और सबसे लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वॉइस आउट। अगर कहीं भी कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है या कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन है आपकी टीम में, देन यू हैव टू रिमूव दैट पर्सन। अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टीम को कौन सेलेक्ट करता है, तो आपको मालूम है कि टीम सिलेक्शन का टास्क जो होता है वो किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर हायरिंग स्किल्स हो, कस्टमर इंटरफेस स्किल्स हो, प्रॉपर जजमेंट स्किल्स होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाले पर्सन की ज़रूरत है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड लास्ट, सेलिंग स्किल, कि जो आपका प्रोडक्ट डेवलप हुआ है वो किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है, राइट। ये सारे पॉइंट्स मिला के हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट होती है। इन सब के डिटेल नोट्स जो हैं वो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोगों को अपने प्राइवेट नोट्स जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने नोट्स से ही आपको ये पर्टिकुलर यूनिट कवर करनी है।